हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम देखने वाले हैं जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आज जो हम प्रश्न देखेंगे बहुत ही सरल वे में देखेंगे, बिल्कुल चित्र के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं, जो शॉर्ट ट्रिक दी गई हैं, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है आपके एग्जामों में। तो देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं कि पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है। ये भारत का विस्तार की बात कर रहे हैं। पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। और अगर उत्तर से दक्षिण की बात की जाए तो कितना है? 3214 किलोमीटर। अब पूर्व से पूछा है, पूर्व से पश्चिम के बीच की दूरी कितनी है? 2933 किलोमीटर। इसमें पूर्व में स्थित सबसे छोर पर बिंदु कौन सा है? बालंगु है। और पश्चिम में छोर का बिंदु कौन सा है? आखिरी बिंदु सरक्रीक है। ऐसे ही उत्तर में पूछा जा सकता है कि उत्तर में जम्मू कश्मीर है, इसमें सबसे छोर का बिंदु कौन सा है? इंदिरा फॉल। और दक्षिण में कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट कहाँ पर? अंडमान में स्थित है। लेकिन अगर भूमि में बात की जाए मैप में तो कन्याकुमारी हमारा सबसे लास्ट हो जाएगा। सबसे पहले सूर्य कहाँ पर उगता है? अरुणाचल प्रदेश में उगता है। ठीक है, हमें ध्यान रखना है कहाँ उगता है सबसे पहले? अरुणाचल प्रदेश में। और अस्त कहाँ पर होता है? गुजरात में। यहाँ पर अस्त होता है। और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर बात करें, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कितने घंटों का अंतर होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 घंटे का अंतर होता है। यहाँ पर यदि 5 बजे सूर्य उगता है तो यहाँ पर गुजरात के यहाँ सरकरीक में कहाँ पर 7 बजे सूर्य जो है उगेगा। यानी कि पूर्व से पश्चिम में सिर्फ कितना? 2 घंटे का अंतर होता है। जो हमारा भारत का मानक समय है वो जो ग्रीनविच रेखा है उसके समय से 5.5 घंटा अधिक आगे है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की बात कर लेते हैं। दूसरे स्लाइड में क्या दिया है? सिक्किम के दर्रे। सिक्किम के दर्रे याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इसमें देख लेते हैं ट्रिक क्या है। ट्रिक है, नाथू का सिक्का जल गया। सिक्का से रहेगा सिक्किम, नाथू से रहेगा नाथुला दर्रा, जल से रहेगा जेलेपला दर्रा। ठीक है, 2 दर्रे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं सिक्किम में, जो कि भारत में पूछे जाते हैं। भारत में किसी भी एग्जाम में जैसे बात की जाए, भारत के मैप में सिक्किम है। अब सिक्किम से जैसे पूछा जाए, इसका जो संशोधन है, कौन से संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? 35वां संविधान संशोधन है, 1974 में जोड़ा गया था। ठीक है, 1974 में अगर बात की जाए, इसमें ये 1974 द्वारा जोड़ा गया था। और सिक्किम में भारत की जो सर्वोच्च दूसरी ऊंची चोटी है, कौन सी है? सिक्किम में कंचनजंगा। ये कंचनजंगा भी कहाँ पर है? सिक्किम में स्थित है। इस तरह के जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। हमें याद रखना है गंगटोक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट अगला स्लाइड में क्या है? बौद्ध धर्म के अनुयायी। बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी, इसको मानने वाले अनुयायी या लोग कौन कौन से थे? कौन कौन से व्यक्ति थे जो बौद्ध धर्म को मानते थे? इसके लिए ट्रिक क्या रहेगी? अशोक किलोमीटर प्रति घंटा। अशोक से रहेगा अशोक, के से रहेगा कनिष्क, एम से रहेगा मिनांडर, एस से रहेगा हर्षवर्धन। ये जो 4 नाम हैं, चारों के चारों हमें याद रखने हैं। किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म की जो संगीतियाँ हुई थी कितनी थी? 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। ठीक है, 483 ईसा पूर्व पहली हुई थी, 383 ईसा पूर्व हुई थी तीसरा 250 ईसा पूर्व। और पहली शताब्दी थी, ये चौथी वाली जो संगीति हुई थी वो कौन सी में हुई थी? पहली शताब्दी में, यानी कि लगभग 75-78 ईसा पूर्व में। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की बात कर लेते हैं। अब कौन से हैं? सितार वादक याद रखने की ट्रिक क्या है? आर एस अगर जो कोई कंपटीशन करता है वो आर एस के बारे में ज़रूर जानता होगा, क्योंकि आर एस अग्रवाल की एक मैथ की बुक आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यूवी क्या होता है? ये अल्ट्रा वायलेट रे होती हैं, ये किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें। ये सूर्य से आने वाली घातक किरणों को रोकती हैं। तो ये कौन सी किरणें हैं? ये सूर्य से आने वाली घातक किरणें हैं। इसको रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ओजोन का। ओजोन परत क्या है? हमारे कौन से मंडल में है? ओजोन परत हमारे समताप मंडल में है। अब इसकी बात करें, आर एस अग्रवाल की पुस्तक है। इससे आर से बनेगा पंडित रविशंकर, एस से बनेगा शाहिद परवेज, रे से बनेगा, यू से बनेगा उमाशंकर, वी से बनेगा बिलायत खां। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप नोट लिखेंगे, एन लिखेंगे, एन से बनेगा हमारा निखिल बनर्जी। ये सारे के सारे जो 5 नाम हैं, इसके अलावा और नाम भी हो सकते हैं, लेकिन आपको इतने तो याद रखने ही हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में किसकी बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं जो पृथ्वी पर संगठन है उसकी बात कर लेते हैं। पूरा जो पृथ्वी दी है, इस पर अगर जल की बात की जाए तो कितना? 71% जल है। और स्थल भाग कितना है? 29% जल है। जो 71% है वो जल है, 29% जो है वो स्थल है। तो लगभग पूरा जो क्षेत्रफल है 1/3 1/3वां हिस्सा हमारा स्थल भाग है। अगर बात करें वायुमंडल में संगठन पूछा जाए गैसों का, तो सर्वाधिक वायुमंडल संगठन में अगर पूछा जाए तो सर्वाधिक कौन सी गैस है?
नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है 78%। और दूसरे नंबर पर सर्वाधिक कौन है, ऑक्सीजन। इन दोनों को ही पूछा जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है 21%। अब शेष में अगर बात की जाए, ये दोनों मिलाकर कितना हो जाते हैं 99, यानी कि 99% हमारी ये हो जाती हैं। और आर्गन का बात की जाए 0.93% होती है। और उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड ये होती है 0.003 लगभग ऐसा कुछ, यानी कि और शेष अन्य गैसें भी होती है। तो जो शेष गैसें होती हैं वो कितना सारा 1% के अंदर रहती हैं। और दोनों का मिश्रण यानी कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिलकर कितना 99% बना देती हैं। तो पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, दूसरे पर ऑक्सीजन है। अब दो गैसों का नाम बहुत याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है वैश्विक तापमान, यानी वैश्विक तापन, पृथ्वी का गर्म होना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। और ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी होती है, CO2, क्योंकि CO2 के कारण ही सबसे ज़्यादा गर्मी बढ़ती है। अब वातावरण में देखते होंगे कि जो वातावरण है निचले स्तर पर या पृथ्वी के सबसे नीचे वाले स्तर पर अधिक गर्म रहता है, उसके बाद ऊपर ठंडा होता जाता है। यहाँ पर CO2 की मात्रा अधिक होती है, इस वजह से गर्म होता जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग में प्रमुख जो गैस होती है, ग्रीन हाउस प्रभाव भी बोलते हैं उसे, वो कौन सा है अगर गैस पूछा जाए तो CO2। अम्लीय वर्षा की बात करें, इसमें जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैस बहुत ही महत्वपूर्ण होती है इसके लिए, लेकिन ये हमारे लिए हानिकारक है। जो इमारतें होती हैं इनका जो कलर है ख़राब हो रहा है इन्हीं की वजह से, ताजमहल का जो रंग पीला पड़ रहा है वो इसी सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। तो इसमें देखेंगे हम अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। तो इसकी ट्रैक रहेगी अरुण ने बीज बो दिया। अब बीज बो दिया, अरुण से बनेगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। बीज के बाद बो दिया, बो में 3 शब्द आ रहे हैं, बो दिया में, बो दिया, बो से बनेगा बोमडिला दर्रा, दी से बनेगा दिखू दर्रा, या से बनेगा यंगप दर्रा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जामों में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। तो ये हम याद रखेंगे, बो दिया, बो से रहेगा बोमडिला, दी से रहेगा दिखू, या से रहेगा यंगप। तो ये इतने सारे दर्रे कहाँ पर हैं, अरुणाचल प्रदेश में। अभी देखा था हमने पीछे शुरुआत वाले पहले क्वेश्चन में कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित जो पूर्वी बिंदु है वो कौन सा है, वालांगू, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले सूर्य उगता है। नेक्स्ट अगला बात कर लेंगे नेक्स्ट स्लाइड की, इसमें देख लेते हैं लोकसभा की सीटें। ये उत्तर प्रदेश राज्य के लिए हैं विशेष, ठीक है, ये यूपी स्पेशल के लिए है। मान के चलते इसमें उत्तर प्रदेश के बारे में हमसे सीटें पूछा है। ट्रिक है LRVV, LR में याद रखेंगे 80-31, यानी कि L से बनेगा लोकसभा, लोकसभा में 80 सीटें हैं। R से बनेगा राज्यसभा, R में 31 सीटें हैं, यानी कि लोकसभा में सीटें 80, राज्यसभा में सीटें 31। अगर आपसे पूछा जाए सरला, जैसे सरला लिखते हैं हम इसको, सरला, सा से हो जाएगा 79 पर, ये 80 पर, और यहाँ पर 81 पर। ये इनके क्या है अनुच्छेद, 79 अनुच्छेद में संसद का गठन, 80 में राज्यसभा का गठन, 81 में लोकसभा का गठन। अगर सरकार पूछा जाए तो क्या होती है, राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है और राष्ट्रपति होती है, राष्ट्रपति होता है। मतलब 3 जो होते हैं संसद के अंग होते हैं। अगर बात करें L से बनेगा लोकसभा 80 सीटें हैं, R से बनेगा राज्यसभा 31 सीटें हैं, भी से बनेगा विधानसभा, भी से बनेगा विधान परिषद। तो विधानसभा सीटें ज़्यादा हैं, 403 सीटें हैं, और विधान परिषद सीटें यूपी में कितनी सर्वाधिक हैं। तो ये सर्वाधिक यूपी में है विधानसभा सीटें और विधान परिषद सीटें। तो 403 हैं और 1000 ये 100 हैं। विधानसभा सीटें 403 है, विधान परिषद सीटें 100 हैं। अगर बात की जाए अभी वर्तमान में लोकसभा सीटें अधिकतम कितनी हो सकती, 552, लेकिन टोटल वर्तमान में है कितना अपन अभी 545, जिनमें से अकेला यूपी में कितना है 80 सीटें। अब इसके बाद बात कर लेते हैं विधानसभा सीटों की, ठीक है। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं टोटल, 250 अधिक हो सकती हैं, और वर्तमान में कितना 245 हैं, जिसमें से 245 में से 31 यूपी के पास हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अगला स्लाइड की। देखो इसमें एक चीज़ और बताना भूल गए कि यहाँ पर जो शॉर्ट है, L का मतलब लोकसभा है, R का मतलब राज्यसभा, V से विधानसभा, V से विधान परिषद। आपको ये नाम याद रख लेने हैं, इससे क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट अगला बात कर लेते हैं ये 2014 में। अब इसमें बात करेंगे 2014 में शुरू ये प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी थी, यानी कि 2014 में सन 2014 में कितनी योजनाएं शुरू की गई थी। अब इसके लिए आपको क्या है, ये कहानी के टाइप का जो पैराग्राफ दिया है ये इसको पढ़कर समझना होगा। आपको देखना है 2014 में क्या हुआ। 2014 में एक गंगा एक्शन प्लान चलाया गया, ठीक है। सबसे पहली बात कर लेंगे 2014 में एक गंगा एक्शन प्लान चलाया गया, जिसमें अपार धन की बात करते हैं, अपार धन, इंडिया का बीमा हो जाएगा, और संसद की आवश्यकता थी। यानी कि अगर बात करें 2014 में एक गंगा एक्शन प्लान चलाया गया, जिसमें क्या क्या हुआ, अपार धन की और इंडिया के बीमा की और संसद की आवश्यकता थी।
तो ये तो सभी को पता होगा, कोई एक्शन प्लान चलाएंगे, कुछ भी चलाएंगे, उसके लिए अपार धन की जरूरत पड़ेगी, बीमा की भी जरूरत पड़ सकती है और संसद की आवश्यकता यानी कि साथी के लिए भी जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर हमने 4 देख लिया। उसके बाद क्या है, जो राष्ट्र के लिए एक मिशन धनुष की भांति यानी कि मिशन धनुष की भांति बन गया था। तो आपको इतनी जो दी गई हैं, आपको इतनी दी गई हैं जो योजनाएं, इसमें आपको दिखाना है कौन कौन सी दी गई हैं। तो इसमें अगर बात करेंगे 2014 में, सारी 2014 की हैं। गंगा एक्शन प्लान, मैं एक गंगा एक्शन प्लान चलाया, तो 10 जुलाई की बात करेंगे, नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना 10 जुलाई को चलाई गई थी, ठीक है। और कब, 2014 में। उसके बाद अगर बात करें 24 अगस्त जनधन योजना, तो इसमें लिखा है अपार धन। हमने देखा था एक गंगा एक्शन प्लान चलाया, उसके लिए धन की भी आवश्यकता पड़ेगी, बीमा की भी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, 24 अगस्त, 10 जुलाई नमामि गंगे योजना और 24 अगस्त जनधन योजना। उसके बाद 25 सितंबर, ये 2014 के हैं सारे, मेक इन इंडिया। तो यहाँ पे लिखा है अपार धन इंडिया, इंडिया की बात हो गई, मेक इन इंडिया की बात हो गई, मेक इन इंडिया 2014, ठीक है। उसके बाद 11 अक्टूबर में फसल बीमा संसद आदर्श ग्राम, यानी कि बीमा से फसल बीमा हो जाएगा, संसद से हो जाएगा संसद आदर्श ग्राम योजना। तो ये भी कब की है, 11 अक्टूबर से है और 2014 की है। उसके बाद देख लेते हैं 16 दिसंबर, 16 दिसंबर को राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन की बात करेंगे तो आवश्यकता थी, हम यहाँ तक हो गए थे, जो राष्ट्र के लिए क्या बन गया था, एक मिशन बना था। तो मिशन क्या है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, और धनुष की भांति था। तो और लास्ट में रहेगा 25 दिसंबर मिशन इंद्रधनुष। तो ये जो सारी जो योजनाएं थी वो 2014 में चलाई गई थी। कौन कौन सी योजना है एक बार और देख लेते हैं दोबारा से। इसमें गंगा एक्शन प्लान रहेगा, उसके बाद चलाया जिसमें अपार धन की आवश्यकता पड़ी थी, इंडिया की, बीमा की, संसद की। उसके बाद राष्ट्र के लिए क्या बन गया था, मिशन बनाता और धनुष की भांति। तो गंगा एक्शन प्लान में नमामि गंगे योजना, अपार धन में धन योजना, इंडिया में जो इंडिया है मिशन जो है मेक इन इंडिया, और बीमा के लिए फसल बीमा वाला, और संसद के लिए संसद आदर्श ग्राम योजना, और राष्ट्र के लिए मिशन बन गया था। तो मिशन हमारा इंद्रधनुष रहेगा, और धनुष की भांति था, अच्छा मिशन रहा था तो मिशन गोकुल मिशन था, और धनुष की भांति तो मिशन इंद्रधनुष। नेक्स्ट स्लाइड की बात कर लेंगे अगर, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसमें क्या है। अब देख लेते हैं ये हमारा वायुमंडल के बारे में। तो यहाँ पर ये पृथ्वी दी गई है, पृथ्वी के ऊपर जो दी गई है बढ़ते हुए क्रम में क्या है, परतें दी गई है। पहली परत का नाम क्या है, क्षोभ मंडल। दूसरी परत कौन सी है, समताप मंडल। तीसरी परत कौन सी है, मध्य मंडल। चौथी परत है आयन मंडल। पांचवी परत है वायुमंडल। सबकी एक या दो दो विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। वायुमंडल की परतों के बारे में जान रहे हैं तो सबसे पहले नीचे देखा हमने पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद पहली जो परत है, पृथ्वी के बाद पहली परत कौन सी है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में क्या होता है, मौसमी जितनी भी घटनाएं होती हैं, आंधी तूफान बाढ़ वगैरह, ये सारी की सारी किस्में आती हैं पहली वाली परत में, इसे हम क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल। दूसरी परत की बात कर लेते हैं, समताप मंडल। इसमें जो होता है वायुमंडल समान ताप पर रहता है, यानी कि समान रहता है, ना तो इसमें आंधी आती है ना तूफान आता है। तो इसमें क्या होता है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो ये दूसरी मंडल में पाई जाती है जिसे हम समताप मंडल बोलते हैं। तो ठीक है, समताप मंडल में पाई जाती है। और वायुयान का उड़ना, यानी कि जितने जो वायुयान होते हैं, वायुयान उड़ते कहाँ पर हैं, इसी दूसरी परत में, क्योंकि यहाँ पर उन्हें वायुमंडल है वो परेशान करने वाला नहीं होता है। तो ये समान दाब रहता है, समान ताप रहता है, यहाँ पर जैसा वेग है वैसा ही रहेगा, यानी कि तो इन्हें उड़ाने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस वजह से ये जो वायुयान होते हैं जो इसी समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। अब मध्य मंडल की बात करेंगे तो जो तीसरा मंडल होता है वो कौन सा होता है, मध्य मंडल। उसके बाद चौथे मंडल की बात करेंगे, जो रेडियो टीवी प्रसारण, रेडियो एक्टिव का प्रसारण अगर बात करें तो कौन से मंडल से संबंधित है, आयन मंडल से। अगर उपग्रह की बात भी की जाए तो कहाँ पर है, ये उपग्रह स्थापित किए जाते हैं तो ये आयन मंडल में ही स्थापित किए जाते हैं। पांचवा मंडल है वायुमंडल हो जाता है, इसमें जो वायुमंडल है वो हमारा विरल होने लगता है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं स्लाइड में हमारा क्या है। नेक्स्ट में हमारा जो है पुरस्कार से संबंधित है। पुरस्कार अगर बात करें नोबेल पुरस्कार की, नोबेल पुरस्कार कब से शुरू हुए थे, 1901 से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन बन रहे हैं हर किसी एग्जाम में। नोबेल पुरस्कार की बात करें, ये 1901 से स्टार्ट हुए थे। कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते थे, 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। अगर बात करें कौन कौन से क्षेत्र थे, पहला साहित्य का क्षेत्र था, साहित्य में दिया जाता था, भौतिक विज्ञान में दिया जाता था, रसायन में दिया जाता था, चिकित्सा में दिया जाता था, शांति में दिया जाता था। तो ये कितने 5 क्षेत्र थे। इनमें से जो ऊपर वाले 4 हैं, कौन कौन से, ऊपर वाले 4 साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, ये तो दिए जाते हैं स्वीडन स्टॉकहोम में। बाकी का जो 5वां है शांति का पुरस्कार वो दिया जाता था नॉर्वे ओस्लो में। तो देख लेते हैं 4 क्षेत्र जो दिए गए थे वो कहाँ पर, स्वीडन में दिए जाते हैं, स्टॉकहोम में, ठीक है, स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, ये स्वीडन की राजधानी।
अब एक क्षेत्र था वो कहाँ पर, ओस्लो में दिया जाता था। वो कहाँ, नॉर्वे की राजधानी है, तो ओस्लो में दिए जाते थे और स्टॉकहोम में दिए जाते थे। टोटल कितने क्षेत्र थे, 5। लेकिन फिर क्या हुआ, 1969 में अर्थशास्त्र को जोड़ा गया था, तो टोटल क्षेत्र कितने हो जाएंगे, अब कुल क्षेत्र 6 हो जाएंगे। तो जो अर्थशास्त्र है वो कहाँ दिया जाने लगा, जो पहले 4 क्षेत्र में दिया जाता था अब वो 5 क्षेत्र में दिया जा रहा है। और जो शांति का नोबेल पुरस्कार था वो अगला नॉर्वे, ओस्लो में दिया जाता था। तो आपको याद रखना है, साहित्य का पूछे, भौतिक का पूछे, रसायन का, चिकित्सा का और अर्थशास्त्र का, तो इन सभी का कहाँ पर दिया जाता है, ये पहला वाला स्टॉकहोम में। और जो शांति का 5वां था, अब जो इसमें अर्थशास्त्र जोड़कर ये 6वां हो गया, तो ये जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो कहाँ दिया जाता है, ओस्लो में, नॉर्वे में। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। नॉर्वे जो नोबेल पुरस्कार है इससे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ है जो नोबेल पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय। अब भारतीयों के बारे में बात करें, इसमें 4 वर्ड याद रखने हैं, RCHM 4 वर्ड याद रखें। आर से रविन्द्रनाथ ठाकुर, सी से CV रमन, एस से हरगोविंद खुराना, एम से मदर टेरेसा। तो इनकी डेट कौन कौन सी है, 1913, 1930, 1968, 1979। तो सबसे पहले एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। इन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए पुरस्कार दिया गया था। CV रमन को रमन प्रभाव खोज के लिए भौतिकी में 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हरगोविंद खुराना है, इन्हें 1968 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद बात करेंगे तो मदर टेरेसा की। मदर टेरेसा को 1979 में सामाजिक कार्य के लिए, या हम बोल सकते हैं शांति के लिए, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद हमारे पास और हैं ये बाकी के जो नोबेल पुरस्कार हैं 2019 तक के, कितने भारतीयों को मिला है, अब तक कितने, 10 भारतीय हो चुके हैं। एस से रहेगा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ये कौन है, ऐसे डबल भी है फिर KA। तो आपको याद रखना है, ऐसे से सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ए से अमर सेन। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को जो है भौतिकी में दिया गया था 1983 में। अमर सेन को अर्थशास्त्र में दिया गया था 1998। V अब V दोनों हैं, V से बनेगा VS नायपाल, इनको साहित्य के क्षेत्र में 2001 में दिया गया था। V से वेंकटरमन रामकृष्ण रहेगा, इन्हें रसायन में दिया गया था 2009 में। उसके बाद जो करंट वाले देख लेते हैं क्या है, 2014 और 19 के से कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में दिया गया था 2014 में। ए से याद रखेंगे अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र में दिया गया था 2019 में। तो हमसे बात करें 2002 बार शांति के क्षेत्र में, 2 बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जा चुका है। तो शांति में मदर टेरेसा और कैलाश सत्यार्थी को 1900 अगर बात करें 1979 और 2014। और उसके बाद अगर हमसे अर्थशास्त्र की पूछा जाए तो 1998 में पहला अमर सेन को, उसके बाद 2019 में अभिजीत बनर्जी को। तो 2 बार अर्थशास्त्र में इनको भी मिल चुका है। ठीक है, अगर बात करें इसके बाद कुछ पुरस्कार और हैं, जैसे भारत का सर्वोच्च पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार की बात करें तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार सभी को पता होना चाहिए, वैसे भी ये बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। पहले नंबर पर भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा आता है, भारत रत्न। भारत रत्न की बात करें ये 1954 से शुरू हुआ था, 1954 से शुरू हुआ था। यह जो है 26 जनवरी के दिन दिया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है जो पीछे है, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, नोबेल की बात करें, जो नोबेल पुरस्कार हैं वो किस दिन दिए जाते हैं, तो वो 10 दिसंबर के दिन दिए जाते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा भारत रत्न है वो 26 जनवरी को दिया जाता है। प्रथम भारतीय पुरुष कौन से हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके साथ 2 लोग और थे। ठीक है, दूसरे पर CV रमन है और तीसरे पर C राजगोपालाचारी। इसके बाद प्रथम भारतीय महिला कौन है, प्रथम भारतीय महिला भारत रत्न प्राप्त कौन है, ये इंदिरा गांधी जी हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इससे कि प्रथम विदेशी कौन है जिसे भारत रत्न मिला था, प्रथम विदेशी हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, ये लाल कुर्ती आंदोलन दल से भी संबंधित हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ पुरस्कार जो जिनकी शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी। तो इसमें बात करते हैं पद्म पुरस्कार। ये भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। ये 1980 में दोबारा से स्टार्ट किया गया था, पहले भारत रत्न के साथ बंद कर दिया गया था, जो 1980 में दोबारा इसे चालू किया गया था। ये पद्म पुरस्कार है वो 3 प्रकार का होता है। वैसे अगर बात की जाए सर्वोच्चता में, पहले पर भारत रत्न है और दूसरे पर कौन सा आता है, पद्म पुरस्कार। अब इसके पद्म पुरस्कार के भी 3 प्रकार होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। तो इसका भी क्रम पूछा जा सकता है। तो पहले कौन सा आता है, पद्म भूषण आता है, फिर पहले पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्म श्री। अब बात कर लेते हैं ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार की बात कर लेते हैं, कब से शुरू हुआ था, ये 1929 से शुरू हुआ था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें, ये कब से शुरू हुए थे, 1958 से शुरू हुए थे। इसके बाद ग्रैमी पुरस्कार की बात करें, ये कब से शुरू हुए थे,
1973, 3 याद रखेंगे, 1929, 1958 और 1973। तो ऑस्कर, रमन मैग्सेसे, ग्रैमी पुरस्कार। अब बात कर लेते हैं वीरता पुरस्कार की। वीरता में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है? वीरता पुरस्कार में ये क्या होता है? थल सेना, वायुसेना और जल सेना, तीनों सेनाओं को दिया जाता है। वीरता में प्रथम सर्वोच्च जो पदक होता है वो कौन सा होता है? परमवीर चक्र होता है। यानी कि प्रथम पुरस्कार जो वीरता का होता है वो कौन सा होता है? सर्वोच्च वाला परमवीर चक्र। और दूसरे नंबर का जो होता है वीरता में वो कौन सा दिया जाता है? महावीर चक्र। तीसरे पर वीर चक्र में कौन सा दिया जाता है? तीसरे में दिया जाता है वीर चक्र, तीसरे स्थान पर वीरता में। अगर बात करें अशोक चक्र, ये सर्वश्रेष्ठ असैनिक पुरस्कार होता है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ असैनिक पुरस्कार होता है जो दिया जाता है, अशोक चक्र। अब इसके बाद बात करेंगे हम पुरस्कार की। तो यहाँ पर कुछ पुरस्कार हैं। पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार की बात करें कब से शुरू हुए थे? ये 1917 में। अभी हमने देखे थे कुछ और पुरस्कार, ऑस्कर देखा था 1929 में। ठीक है, और इसी तरह अब देख रहे हैं पुलित्जर पुरस्कार 1917 में। गांधी शांति पुरस्कार की बात करेंगे 1995 में स्टार्ट हुआ था। कलिंग पुरस्कार की बात करें ये कब स्टार्ट हुए थे? 1952 से। तो पुलित्जर पुरस्कार की बात करें 1917 से। गांधी शांति पुरस्कार की बात करें 1995 से। कलिंग पुरस्कार की बात करें तो 1952 से। मान बुकर पुरस्कार चौथे नंबर पर हम याद रखेंगे कि मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत है वो कब से हुई थी? 1969 से। अब इसमें बात करेंगे पाँचवा और छठवां। तो पाँचवा है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कब से स्टार्ट हुआ था? 1969 से हुआ था। सबसे पहले किसको दिया गया था? देविका रानी को दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें ये कब से स्टार्ट हुए थे? 1965 में। सबसे पहले किसको दिया गया था? जी शंकर ग्रुप को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था? देविका रानी को। ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था? जी शंकर ग्रुप को। तो अब इसके बाद एक और देख लेते हैं, ये हमारा लास्ट स्लाइड है, इसमें और देख लेते हैं एशियाई खेल के बारे में। एशियाई खेल के बारे में देख लेते हैं। तो एशियाई खेल 19वां एशियाई खेल कहाँ हो रहा था? इसका आयोजन कहाँ हुआ है? 2022 में हुआ है। कहाँ पर? हांगझू, चीन में। इसकी बात करें 2022 की, तो ये जो एशियाई खेल है वो हर 4-4 साल के अंतर में होते रहते हैं। 19वां एशियाई खेल कब? 2022 की बात करें कहाँ पर हुआ? हांगझू, चीन में। अब 20 वाले एशियाई खेल की बात करेंगे, जो आगामी 20वां खेल है एशियाई खेल, वो 2026 में। देखो 4 साल बाद होना है, तो 2026 में वो कहाँ पर होगा? नागोया एक जगह है, स्थान है, कहाँ पर? जापान में। 21वां 19-20 हो गया, 20 के बाद 21वां एशियाई खेल कहाँ पर होगा? 2030 में रहेगा। ये 4 साल और ऐड करेंगे। और ये कहाँ पर होगा? दोहा कहाँ पर है? कतर में है, कतर की राजधानी दोहा। अगर बात करें 22वां एशियाई खेल कहाँ पर होगा? ये 2034 में होगा और रियाद में होगा। रियाद कहाँ पर? सऊदी अरब में। तो ये याद रखेंगे। 19वां हांगझू चीन में रहेगा, 20वां जापान में रहेगा नागोया, 21वां दोहा कतर में रहेगा और 22वां रियाद सऊदी अरब में रहेगा।